हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपी पीएससी है, यूपी एसआई, यूपी पीटी तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से 14 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी गई, जिसमें ये बताना था कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने ये निर्देश दिया है कि पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे जितने भी धार्मिक स्थल बसाए गए हैं तो उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? तो सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में पहले स्थान पर आता है और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर उत्पादन देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि उत्पादन। तो कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन कौन से उत्पादों में पहले स्थान पर आता है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में आलू, मसूर, हल्दी उत्पादन और मेथा ऑयल जिसे पेपरमेंट कहा जाता है, तो ये कृषिगत उत्पादन है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अब अगर फलों के उत्पादन में देखा जाए तो आम और आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और अगर पशुपालन के क्षेत्र में देखा जाए तो कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है और दुग्ध उत्पादन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। तो ये थे उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखे जाएं तो कौन कौन से हैं? तो कठ घोड़ा ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, धोबिया है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं जो कि आपको याद रखना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछा जाता है, वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 943, बी है 980, सी है 1000 और डी है 500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 943। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की विरासत को जिंदा रखने के लिए 100 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की सूची तैयार करने का आदेश दिया था। अब पूरे प्रदेश से तकरीबन 943 विरासत पेड़ों की सूची जारी की गई, जिसमें मेरठ से ही 9 ऐसे पेड़ शामिल किए गए हैं जो 200 साल से अधिक पुराने हैं। यह 9 पेड़ हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, सरधना क्षेत्र में हैं और इनमें बरगद, कदम्ब और पिलखन के पेड़ शामिल हैं। इनकी जैव विविधता को लेकर प्रदेश स्तर पर प्रकाशित होने वाली पुस्तिका में भी स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रदेश में जो 100 साल से अधिक उम्र के पेड़ थे उसकी सूची तैयार करने के लिए आदेश दिया गया था। और ऐसे कितने पेड़ों की सूची तैयार की गई है? तो 943 विरासत पेड़ों की सूची तैयार की गई है
जिसमें कि दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है कि मेरठ से ऐसे 9 पेड़ इसमें शामिल किए गए हैं जो कि 200 साल से अधिक पुराने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि 9 पेड़ जो ऐसे हैं जो कि 200 साल से अधिक पुराने हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये मेरठ में पाए गए हैं। अब दोस्तों ये पेड़ जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है। तो ये बरगद के हैं, कदम्ब और पिलखन के ये पेड़ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है औरैया, बी है इटावा, सी है सोनभद्र और डी है बहराइच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। सीएम ने सोनभद्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से यहां एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की। वनवासी कल्याण आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रविवार को नवनिर्मित छात्रावास व विद्यालय लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। दोस्तों जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, वो सोनभद्र के दौरे पर गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम में एक नवनिर्मित छात्रावास और विद्यालय का लोकार्पण किया। तो उसी दौरान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उन्होंने ये घोषणा की कि जो सोनभद्र के लोग हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अब ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनेगा, तो ये सोनभद्र में बनेगा। तो दोस्तों सोनभद्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि जिले में कई इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन हैं, इस वजह से इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन सोनभद्र से ये पूछा जाता है कि सोनभद्र जो है वो प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला जिला है। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये सोनभद्र है। और यहाँ पर कितने 37.48% वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सोनभद्र की अगर नदियाँ देखी जाएँ तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सोन नदी और रिहंद नदी, ये सोनभद्र में नदी है। और सोनभद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोनभद्र जो है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। और कितनी सीमा को, तो 4 राज्यों की सीमा को ये टच करता है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश। तो ये सोनभद्र एकमात्र प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। और वो चारों राज्य के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति मंधाना, बी है प्रिया पुनिया, सी है तानिया भाटिया और डी है मिताली राज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को छुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो मैच हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को छुआ है। मिताली राज ने पिछले ही मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए। मिताली यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी थी। तो अभी मिताली राज ने पिछले मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे और ऐसा करने के साथ ही वो दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई थी। और अब मिताली राज ने महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 रन बनाए हैं और इसके साथ ही यह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है विराट कोहली, सी है युवराज सिंह और डी है रोहित शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में
3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। अब उनके 87 T20 मैचों में 3001 रन हो गए हैं। तो पहले इनके कितने रन थे? तो 2928 रन थे, लेकिन अब विराट कोहली के T20 मैच में 3001 रन हो गए हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल T20 क्रिकेट की सूची में दूसरे स्थान पर हैं और उन्होंने 99 मैचों में 2839 रन बनाए हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? तो विराट कोहली पहले नंबर पर आते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल दूसरे नंबर पर ये आते हैं। और इनका अगर स्कोर देखा जाए तो 2839 रन है और विराट कोहली 3001 रन के साथ पहले स्थान पर हैं। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च, बी है 25 मार्च, सी है 5 मार्च और डी है 15 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना इस साल की थीम है, यानी कि टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। 1962 में इसी दिन यानी 15 मार्च को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को औपचारिक रूप से संबोधित किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस वर्ष की 2021 की जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना। ठीक है, ये थीम आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है दिल्ली, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। अब विद्यालयों में प्रतिदिन 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रत्येक परिवार को भगत सिंह और BR अम्बेडकर के बारे में बताएगी। तो ये दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि विद्यालयों में प्रतिदिन 1 घंटा देशभक्ति के ऊपर जो है बातचीत की जाएगी, जिसमें जो विद्यार्थी हैं उन्हें भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बताया जाएगा। तो ये किसने फैसला लिया है? दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है मैप में दिल्ली और दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2021 में 4 ग्रैमी अवार्ड के साथ सबसे अधिक कुल 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला बन गई हैं। कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बिली एलिस, बी है हैरी स्टाइल, सी है कान्ये वेस्ट और डी है बियोंसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बियोंसे। संगीत के सबसे चर्चित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड्स 2021 के विजेताओं का ऐलान हो गया है। लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 63वें ग्रैमी अवार्ड में पॉप स्टार बियोंसे ने इतिहास रच दिया है। बियोंसे 2021 में 4 और ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक यानी कि टोटल इन्होंने 28 ग्रैमी अवार्ड अब तक जीते हैं। अपने नाम करने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। इन 4 पुरस्कारों के साथ कुल 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर बियोंसे ने मशहूर गायिका एलिसन क्राउस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बियोंसे ये एक गायक हैं, ये एक सिंगर हैं जो कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला बन गई हैं। इनसे पहले कौन थी? तो ये थी गायिका एलिसन क्राउस, जिनका रिकॉर्ड इनने तोड़ दिया है। और इन्होंने कितने टोटल अवार्ड जीते हैं? तो 28 ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। और 2021 में इन्होंने कितने जीते हैं? तो 4 अवार्ड इन्होंने 2021 में जीते हैं।
और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं गायक बियोंसे, जो कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला बन गई हैं। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पहला जो ग्रैमी अवार्ड है वो कब दिया गया था, तो ये जो है ये दिया गया था आपका 4 मई 1959 को। ठीक है, 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे। और दोस्तों दुनिया में आयोजित होने वाले 3 सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में ये एक समारोह है। तो तीनों कौन कौन से हैं, तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। ये दुनिया में संगीत के क्षेत्र में जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं, ये 3 सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े पुरस्कार समारोह हैं जिसमें कि ग्रैमी अवार्ड एक शामिल है। और दोस्तों ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ग्रैमी अवार्ड की स्थापना किसने की थी, तो अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रैमी अवार्ड से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरत वीरशेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमलों के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। तो दोस्तों अब जो है श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और स्विट्जरलैंड ने अभी कुछ दिनों पहले बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी, और अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। और ये रोक क्यों लगाई है, तो ये जो है रोक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 14 मार्च 2021 तक लगभग कितने देशों में स्वदेशी कोविड-19 टीकों की 5,86,00,000 से अधिक खुराक की आपूर्ति की है। ऑप्शन नंबर ए है 42, बी है 59, सी है 71 और डी है 81। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 71। भारत ने 14 मार्च 2021 तक लगभग 71 देशों में स्वदेशी कोविड-19 टीके की 5,86,00,000 से अधिक खुराक की आपूर्ति की है। कुल आपूर्ति में 37 देशों को अनुदान सहायता के रूप में 81 लाख से अधिक खुराक मुफ्त में दी गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 37 देशों को अनुदान सहायता के रूप में 81 लाख से अधिक की खुराक जो है वो मुफ्त में दी गई है, जबकि कुवैत से सुविधा मार्ग के तहत लगभग 31 देशों में 1,65,00,000 खुराक भेजी गई है। तो कुल अगर देखा जाए तो भारत ने 71 देशों में स्वदेशी कोविड-19 टीके की 5,86,00,000 से अधिक की खुराक की आपूर्ति की है। तो दोस्तों ये थे 16 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अब सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थनगर, बी है बलिया, सी है बहराइच और डी है ललितपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।